सो वी नाउ स्टार्ट बेलिनोग्लोसिस डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक कंप्लीट इलोंगेटेड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया जब हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे बेलिनोग्लोसिस के कि इसके अंदर जो आहार नाल है वो स्ट्रेट फॉर्म में पाई जाएगी, मतलब माउथ टू एनस प्रॉपर फॉर्म में इसमें फाउंड होती है। तो अपन कह सकते हैं कंप्लीट इलोंगेट स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल के रूप में पाई जाती है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी तरीके का डाइजेस्टिव ग्लैंड, कोई ग्रंथि नहीं, जो पाचन ग्रंथियां होती है वो इसमें पाई नहीं जाती। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें पाए नहीं जाते। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है सिंपल सा, जिसको मैंने समझाया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो अंदर मेन पार्ट होंगे, एलिमेंट्री कैनाल एंड फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। मतलब एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, माउथ आ जाएगा, बक्कल कैविटी आ जाएगी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, एनस। तो ये जो 5 पॉइंट्स है वो क्या बनाते हैं, आहार नाल बनाते हैं। और उसके बाद जो भी फूड ये ले रहा है उसके बाद कैसे उसका पाचन होगा वो हो जाएगा फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। तो इस स्लाइड में हम बता रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम बेलिनोग्लोसिस का कैसा है, कंप्लीट अवस्था में पाया जा रहा है। इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी, माउथ टू एनस रन करेगी पूरी बॉडी में, बस इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्री कैनाल को अलग अलग पैरामीटर में समझाया है। पहले मैं बात कर रही हूँ माउथ एंड बक्कल कैविटी। जब मैं बात करती हूँ माउथ की, जो इसका पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है बेलिनोग्लोसिस का, माउथ आगे जाके बक्कल कैविटी में मिलता है। फिर इसमें एक जो चीज याद करने वाली है कि जो बक्कल कैविटी में जाके मिलेगा वहां पर क्या है, एक राउंडेड फॉर्म में पाया जाएगा, जिस कारण से माउथ खुलेगा और बंद रहेगा। ठीक है, उसका जो माउथ है बेलिनोग्लोसिस का, विद द हेल्प ऑफ दैट राउंड स्ट्रक्चर वो खुलता है और बंद रहता है। बक्कल कैविटी के अंदर एक स्मॉल साइज कैविटी पाई जाती है उसके अगले सिरे पर, जिसे एक कहा गया है बक्कल डाइवर्टिकुलम। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये बक्कल कैविटी है, आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में बक्कल कैविटी। उसके आगे एक कैविटी नुमा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको मैंने मार्क करा है बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो साइंटिस्ट ने, पहले जो साइंटिस्ट थे उनको लगा था कि बक्कल डाइवर्टिकुलम नोटोकॉर्ड जैसा है, तो उनको लगा कि भाई ये पूरी बॉडी में पाया जा रहा है, दैट मीन्स जो हेमिकॉर्ड्स हैं बेलिनोग्लोसिस है उसको हम डाल सकते हैं कॉर्डेट्स के अंदर। बट बाद में पता चला कि ये एक स्पष्ट रूप से, एक रियल रूप से नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनको अपन कह सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेट्स में इसको नहीं डालते। तो दो ही डालेंगे अपन इसमें फाइलम, जो है यूरो और सफेलो। तो जो पीछे की 3 लाइनें हैं वो यही है कि स्टार्टिंग में साइंटिस्ट द्वारा बक्कल डाइवर्टिकुलम को बेलिनोग्लोसिस का नोटोकॉर्ड मानते थे तथा इसके अंदर इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर के आधार पर इसे सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में डाल दिया। फिर इनको पता चला कि ये स्पष्ट रूप से रियल नोटोकॉर्ड नहीं है, इसको इसलिए इन्होंने हेमिकॉर्डेटा को हटा दिया है फाइलम कॉर्डेट से। तो ये बात है माउथ की। फिर बात करते हैं फेरिंग्स की। तो माउथ किसके अंदर खुलेगा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी किसके अंदर खुलेगी, फेरिंग्स की। आप डायग्राम से देख सकते हैं। तो ये प्रोबोसिस यहाँ पर है, माउथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर खुला है माउथ, उसके बाद जाएगा फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। जो ग्रसनी रीजन है वहां पर बहुत सारे गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। तो इसके अंदर यही है कि इसमें बक्कल कैविटी का जो पोस्टीरियर एंड है फेरिंग्स के द्वारा कवर्ड रहता है। एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट ट्रंक के ब्रोंकियल रीजन में अरेंज रहेगा। इंटरनल जो फेरिंग्स है उसके अंदर अपन बहुत सारे गिल स्लिट्स देखेंगे, जो डॉर्सल और वेंट्रल। आप देख सकते हैं जो फेरिंग्स है डॉर्सली भी डिवाइडेड, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड पे अपन को बहुत सारे गिल्स पाए जाएंगे, गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होगा, गिल स्लिट जहाँ पाए जाते हैं यहाँ पे डॉर्सल पार्ट पे यू शेप्ड के गिल स्लिट्स अरेंज रहते हैं, जिसके द्वारा गैसेस एक्सचेंज रहेगा तथा रेस्पिरेशन में ये सहायता करता है। फेरिंग्स के जो वेंट्रल पार्ट में सीलिया पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से क्या होगा, फूड को वो कलेक्ट करेगा। तो बहुत सारे जो सीलिया हैं, कशाब है, जो उसकी फेरिंग ग्रसनी रीजन में पाए जाएंगे, उस कारण से वो क्या है, ये आप देख सकते हैं। देखिए जो गिल है यहाँ पर छोटे छोटे सीलियाज पाए जाएंगे, वहाँ उसकी हेल्प से क्या करेगा, जो खाने को है स्टोर करेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है,
माउथ पाया जाएगा, उसकी पोस्टीरियर एंड पर माउथ पाया जाता है। माउथ के बाद क्या जाएगा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर ऊपर और नीचे एक बहुत सारे गिल्स स्लिट्स पाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेशन की क्रिया होगी। और वहां पे जो सीलिया पाया जाएगा, छोटे छोटे कशाप पाए जाएंगे, जिस कारण से वो क्या है, फूड को इजीली स्टोर कर सकता है अपनी बॉडी में। तो ये 2 पॉइंट्स है, माउथ एंड फेरिंग्स। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं वो है ईसोफेगस। तो ये ईसोफेगस कहाँ पाया जाता है, ये फेरिंग्स के स्थित जो गिल स्लिट्स मैं आपको बता रही हूँ उसके आखिरी जोड़े के पीछे अटैच रहता है। गिल स्लिट्स का जो आखिरी जोड़ा है वहां पर अपन ईसोफेगस को देख सकते हैं। ईसोफेगस अपने पिछले भाग से एक पतली नलिका के रूप में रहेगा, जो आगे जाके इंटेस्टाइन में जुड़ जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक थिन ट्यूब पाई जाएगी। इंटेस्टाइन को समझने के लिए एक डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर तो हो गया गिल पोर्स, जो यहाँ तक जो रीजन था वो था अपना फेरिंग्स। उसके बाद हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये जो गिल पोर्स है वो नीचे जाके 2 रीजन बनाते हैं। एक जो बनाता है हिपैटिक रीजन, जहाँ पे बहुत सारे गोनाड्स पाए जाएंगे, और हिपैटिक रीजन के ऊपर हिपैटिक सीका पाया जाएगा, जो आगे जाके एक बनाता है पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो ये 3 नाम आप याद कर दिए, हिपैटिक रीजन जिसके ऊपर पाया जाता है हिपैटिक सीका, और हिपैटिक रीजन आगे जाके यू शेप बनाता है पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो यही हमने इसमें लिखा है कि बेलेनोग्लोसिस के एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट ट्रंक के हिपैटिक रीजन में अरेंज रहता है। मैंने आपको बता दिया हिपैटिक रीजन क्या है। इंटेस्टाइन की हिपैटिक रीजन की जो डॉर्सल सरफेस है वहां पर एक राउंड आउटग्रोथ पाई जाएगी, उस राउंड आउटग्रोथ टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे हिपैटिक सीका। ये डायग्राम में दिख रहा है, जो राउंड तरीके की जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है हिपैटिक रीजन में, यकृत क्षेत्र में, उसको अपन कहेंगे हिपैटिक सिक्का। ठीक है, तो और वो जो हिपैटिक क्षेत्र है वो आगे जाके क्या बनाएगा, पोस्ट हिपैटिक रीजन बनाएगा। पोस्ट हिपैटिक रीजन में इंटेस्टाइन का एक थिन ट्यूब के फॉर्म में बनेगी, जिससे इनर सरफेस पर बहुत सारे सीलिया पाए जाएंगे। तो जो मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ उसमें क्या है, ऊपर से अगर बात करें तो ये यहाँ पे प्रोबोसिस के वहाँ माउथ हो गया, उसके बाद अपना आता है बक्कल कैविटी, उसके बाद हम बात करते हैं गिल पाउचेस। गिल पाउचेस क्या है, उसका फेरिंग रीजन, वो जाएगा नीचे ईसोफेगस में। ईसोफेगस कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन वाले में। तो हम बात कर रहे हैं कि फेरिंग्स में बहुत सारे गिल पाउचेस हैं, गिल पोर्स हैं, गिल छिद्र हैं। वो नीचे अगर आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो हिपैटिक रीजन, वहां पर एक राउंड गोल आकार का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको अपन कहेंगे हिपैटिक सीका। और ये जो हिपैटिक रीजन है एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको कहेंगे पोस्ट हिपैटिक रीजन, जो आगे जाके गुदा में स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको अपन कहेंगे एनस। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बात करी ईसोफेगस की, फिर हमने बात करी इंटेस्टाइन की। अब हम बात करेंगे जो लास्ट है वो है एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल अपने पोस्टीरियर एंड पर एक गोलाकार छिद्र के रूप में ओपन होता है, जिसे हम एनस कहते हैं। ट्रंक के एंड पर ये छिद्र स्थित होता है, जिसके चारों ओर क्या है, मसल्स पाई जाएगी, जिस कारण से अपन कह सकते हैं कि वो ओपन और क्लोज, जो मस्कुलर एनल पोर है उसको ओपन भी कर सकता है और क्लोज कर सकता है। मतलब जो एनस उसकी बॉडी में पाई जाएगी, जैसे माउथ है, माउथ को खोल सकता है, बंद कर सकता है, वैसे ही इसके अंदर जो एनस है वो उसको विद द हेल्प ऑफ स्पिंजर मसल्स वो खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। तो ये बेसिकली बात करी हमने एलिमेंट्री कैनाल की। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स हो गया, उसके बाद ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, एनस हो गया। ये एक जनरलाइज डायग्राम है, इसका टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है। वहां पे जैसे अपन टीएस बात करते हैं तो इसमें क्या है, पूरा स्ट्रक्चर को ऐसा बताया गया है। तो वहां पर बात करें डॉर्सल नर्व कॉर्ड है या वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये सारे क्या है, इसके डाइजेस्टिव पोर्शन है। अपन बात करें गिल स्लिट्स की, तो ये डायग्राम से अच्छा आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो हिपैटिक रीजन है, गिल पोज है, प्रोबोसिस है, कॉलर है, वो सारे इस डायग्राम में इजीली है। और प्लस मैंने इसमें हिंदी में मार्क भी कर दिए। फिर हम बात करते हैं कि फूड फीडिंग और डाइजेशन। भाई फूड फीडिंग ये खाता क्या है, मेन क्वेश्चन आता है कि भाई इसका ऐसा क्या इंटेक है। तो पहला है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोन्स हैं, लार्वा है, कोई भी बैक्टीरिया है, उसको खाएंगे। और वो खाते कैसे, विद द हेल्प ऑफ फीडिंग के समय वो अपना माउथ को खोलेगा और उसके अंदर जो गिल स्लिट्स हैं तो सीलिया की सहायता से पूरा खाना अंदर आ जाएगा, फिल्टर्ड होकर आएगा।
इसका एक डायग्राम है वो समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे जो एरोज बनाए हुए हैं ये क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं, तो ये इसकी बॉडी में जा रहे हैं। यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है म्यूकस स्ट्रैंड, यहाँ पर माउथ जो पाया जाएगा वो फिल्टर करके खाने को अंदर भेजेगा। जैसे जैसे वो प्रोबोसिस से कॉलर रीजन में आएगा, जो फिल्टर फूड है वो उसके एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा जहाँ पे गिल पाउट्स है, मतलब गिल पाउट से वो क्या है, पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन है उसको वो इजीली अपन कह सकते हैं रेस्पिरेशन में सहायता हो जाएगी। फूड जो पार्टिकल्स हैं जो रिजेक्टेड है उनको वो क्या कर देगा, सैंड पार्टिकल्स के साथ एनस के थ्रू बाहर की तरफ भेज देगा। तो ये जो डायग्राम है उसी को इसमें वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी जो लास्ट लाइन है वो समझ लीजिए कि फूड डाइजेशन होने के बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने वाले जो सैंड पार्टिकल्स है उसके साथ एनस ओपनिंग के द्वारा बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये इसका मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे अपन बता रहे हैं कि ये कौन कौन सा खाना प्रिफर करता है, क्या इसकी बॉडी में खाना जाता है विद द हेल्प ऑफ माउथ है, बकल कैविटी है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये सारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल में आपको बताया है। जैसे हिंदी का वैसे इसमें इंग्लिश में मैंने आपके पॉइंट्स लिखे हैं कि बैलोग्लोसिस एक वोम लाइक कॉर्डेट एनिमल है, सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म है, बरो के अंदर रहता है और इसके अंदर कंप्लीट लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा। Complete digestive system, that means alimentary canal start as mouth and end with the anus. माउथ वेंट्रल साइड पे पाया जाएगा बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर रीजन और एक परमानेंट पोर होता है। बक्कल कैविटी की बात करें देन जो माउथ है इट लीड्स इनटू बक्कल कैविटी एंड इट इज प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन, दिस विल एक्सटेंड इनटू द प्रोबोसिस। प्रोबोसिस को एक और भी स्टोमोकॉर्ड भी कहते हैं, याद रहे तो आप मैं इसलिए पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिए हैं। फिर फेरिंग्स बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी विल लीड इनटू फेरिंग्स, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रैंकियोजेनिटल रीजन ऑफ द ट्रंक। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल फूड कलेक्टिंग चैम्बर, जहां पर फूड को कलेक्ट कर दिया जाता है। दे आर यूजफुल टू परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड सेंड आउट वाटर थ्रू द ओपनिंग ऑफ गिल्स ऑन द बॉडी वॉल। ये सारे बॉडी वॉल इसमें है, ये गिल स्लिट्स पाई जा रही है, ये इसकी सारे ऊपर मसल्स पाई जा रही है, सीलोम्स है, नर्व लेयर्स है, एपिडर्मिस है, इनको आप डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में। डाइजेशन में आपको ये दो मेन डायग्राम देना है। फिर हम बात करते हैं ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, एनस की। तो ईसोफेगस जो फेरिंग्स है विल लीड इनटू द ईसोफेगस, इट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। इंटेस्टाइन की बात करें तो एक लॉन्ग ट्यूब है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था सॉरी, एक लॉन्ग ट्यूब इसमें पाई जाएगी। ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो आगे जाके इसके अंदर गिल पोर्ट्स पाए जाएंगे और वो आगे जाके इंटेस्टाइन में मिलेगी। इंटेस्टाइन में दो मेन रीजन है, पहला हिपैटिक रीजन जिसके ऊपर एक सर्कुलर राउंड स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको कहेंगे हिपैटिक सीका, और ये हिपैटिक रीजन आगे जाके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बनेगा जिसको कहेंगे पोस्ट हिपैटिक रीजन एंड आगे जाके ये एनस का फॉर्म करेगा। फिर बात करते हैं फूड की। तो फूड ऑफ बैलेनोक्लोसिस स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं वो इनटेक है इसका। फीडिंग, ये स्मॉल सिलरी फीडर है ये। Food is collected in the pharynx and pushed into the esophagus and then into the intestine. The water is sent out through the gills, और जो water है वो इसकी gills की सहायता से बाहर निकल जाएगा। Digestion कहाँ होता है? pharynx region में है। Digested food intestine में हो जाएगा। Digested food is absorbed by the blood through intestine wall and utilized, और उसके बाद जो भी है वो यूटिलाइज हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एनस। तो ये बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश मैंने अलग अलग पॉइंट्स बना दिए हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश में वही है, जैसे ये डायग्रामेटिक कलर डायग्राम है कि फीडिंग करंट कैसा रहेगा कि जो फूड पार्टिकल्स आप देख रहे हैं प्रोबोसिस से अंदर जा रहे हैं, फिर कॉलर रीजन में जाएंगे, जो रिजेक्टेड फूड है वो सैंड की सहायता से बाहर निकल जाएंगे, और बाद में जो मेन गिल पोर्ट से है वहाँ पर वो वाटर का एक्सचेंज होगा। ये अपन रेस्पिरेशन अगर पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो बताएगा इसके अंदर।
तो ये बात थी डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सिंपल टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाएगा, जिसकी सहायता से बेलेनोग्लोसिस में होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो अत्यधिक सिंपल टाइप का होगा। मतलब किसी भी प्रकार का इसमें वलन पाए नहीं जाते हैं, किसी प्रकार का ऐसे कोई अपन कैसे ऑर्गन्स पाए नहीं जाते हैं। बेसिकली सिंपल सोबर इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, गिल्स पाए जाएंगे, दोनों तरफ पाए जाएंगे। जो हम अभी पढ़कर आए हैं फेरिंग्स के डोर्सल और वेंट्रल दोनों तरफ गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। तो इसका अगर रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेटरी अपैरेटस की बात करें, तो बेलेनोग्लोसिस के रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर अथवा रेस्पिरेटरी अपैरेटस में गिल्स और ब्रोंकियल सैक भाग लेते हैं, जो फेरिंग्स भाग में स्थित रहते हैं। हमने डाइजेशन में ये देखा था कि फेरिंग्स का जो भाग है उसके अंदर गिल्स पाए जाएंगे। बेलेनोग्लोसिस के फेरिंग्स में उपस्थित कैविटी दो भाग में विभाजित रहती है, जिन्हें डोर्सल तथा वेंट्रल चैम्बर कहते हैं। इनमें से जो डोर्सल चैम्बर है उसमें रेस्पिरेशन सहायता करता है तथा इसे ब्रोंकियल फेरिंग्स भी कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में, ये जो हम बात करी थी प्रोबोसिस कॉलर की, तो जो कॉलर वाला भाग है वहां पर बहुत सारे ब्रैंकियल सैक, आपको ये जो स्पेस दिखाई दे रही है ब्रैंकियल सैक होगा। और यहाँ पे जो गिल स्लिट्स है, अपन कह सकते हैं जो गिल स्लिट्स है इनके अंदर क्या है, अलग अलग रेस्पिरेटरी अपन कहते हैं रेस्पिरेशन होता है। बहुत सारे गिल सेप्टम भी पाए जाएंगे, बीच में इसकी जो दरारें हैं वो भी पाई जाएंगी। और ये जो गिल स्लिट्स है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी आयु होती है, वैसे वैसे ये गिल स्लिट्स भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि गिल स्लिट्स लॉन्गिट्यूडल रोज में स्थित रहते हैं, जिनकी संख्या बेलेनोग्लोसिस की आयु के साथ बढ़ती रहती है। प्रत्येक गिल स्लिट एक जोड़ी अंडाकार आकार में होती है और बेलेनोग्लोसिस में पाए जाने वाले गिल स्लिट एक विशेष प्रकार के पाउच में ओपन होते हैं, जिसे अपन कहते हैं ब्रैंकियल सैक। आप देख रहे हैं ये जो सारे गिल पाउचेज है, गिल स्लिट्स है, एक पाउच में निकले हैं, जिसको अपन कहते हैं ब्रैंकियल सैक। और ये जो गिल स्लिट्स है इनकी जो आयु है, जैसे जैसे बेलेनोग्लोसिस की आयु बढ़ेगी इनकी भी अपन कह सकते हैं संख्या बढ़ती रहेगी। फिर इसकी बात करते हैं कि संरचना बॉडी वॉल व फेरिंग्स के बीच स्थित रहती है तथा बॉडी में बाहर की ओर एक माइन्यूट ओपनिंग द्वारा ये ओपन होता है, जिसे कहते हैं गिल पोर। गिल पोर के द्वारा ये ओपन हो जाएंगे और ये अपन कह सकते हैं दो रोज में, आप देख सकते हैं बॉडी का ये भी और ये दोनों रोज में ये पाए जाएंगे। तो ये बेसिकली सिंपल टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। मैकेनिज्म है वो भी सिंपल ही है। इसमें आप बात करें तो मैकेनिज्म किसके थ्रू होगा, गिल स्लिट्स के थ्रू होगा। तो गिल स्लिट्स की सहायता से वाटर बक्कल कैविटी से होकर फेरिंग्स में एंटर करता है। बक्कल कैविटी कौन सी है, जो माउथ किसके अंदर जाता है, बक्कल कैविटी। तो जो वाटर है बक्कल कैविटी के से होकर फेरिंग्स में एंटर करता है। गिल स्लिट्स द्वारा वाटर बक्कल सैक में पहुंचता है। बक्कल सैक कौन से, ये देखिए बक्कल सैक के, तो ऊपर से आया फिर बक्कल सैक के अंदर गया, बक्कल सैक में पहुंचता है और गिल पोर की सहायता से शरीर के बाहर रिलीज हो जाता है। प्रत्येक गिल स्लिट के साथ अनेक ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती है, जिनकी उपस्थिति ब्लड एंड गिल स्लिट्स में पहुंचने वाले वाटर के बीच गैसियस एक्सचेंज करता है। तो जो गिल पोर्स किससे अटैच है, बट ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसके अंदर पाई जाएगी। तो ब्लड वेसल्स से अगर वो बात करें उनकी सहायता से जुड़े रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। तो ब्लड वेसल्स में उपस्थित ब्लड वाटर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तथा ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज हो जाती है। इस प्रकार बेलेनोग्लोसिस में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए। ये डायग्राम बनाए, मेन इसका डायग्राम ये है जहाँ पे कॉलर रीजन शो हो रहा है, नीचे ब्रैंकियल सैक शो हो रहा है और ब्रैंकियल सैक के अंदर बहुत सारे गिल स्लिट्स गिल स्पोर पाए जा रहे हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें इंग्लिश में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो मेन इसमें कंप्राइज करेगा। ऑर्गन कंप्राइजेस ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स बियरिंग गिल स्लिट्स एंड ब्रैंकियल सैक दैट ओपन्स आउट थ्रू गिल पोर। गिल स्लिट्स हैं वो बहुत सारे गिल पोर के अंदर ओपन होंगे। ब्रैंकियल फेरिंग्स और ब्रैंकियल सैक सेम वही है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि बहुत सारे गिल स्लिट्स पाए जाएंगे जो कहाँ ओपन होंगे, ब्रैंकियल पोर के अंदर ओपन होंगे। It possesses a gill apparatus for respiration. This is more chordate-like structure. It include a dorsal heart, two main longitudinal vessels, a dorsal and ventral, interconnected by small lateral vessels and sinuses. Blood colorless रहता है, इसके अंदर किसी भी तरीके के corpuscles लाल रक्त कणिकाएं
पाई नहीं जाती। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म सिंपल ही रहेगा, यू शेप का रहेगा। गिल्स सपोर्ट करते हैं बाय द गिल बार। नियर द गिल्स एक सेपरेटेड सेप्टा पाया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, ये अलग अलग सेप्टे पाए जाएंगे, सेप्टा जिससे वो क्या है, अलग अलग होते हैं। तो गिल्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टा। These gills bars are primary and secondary. Gills open out to the gill slits and water from pharynx will enter into the gills. Oxygen present in the water will diffuse into the blood of blood capillaries present in the wall of gills, और जो CO2 है from blood will diffuse into the water. तो thus bronchial respiration is carried out in the balanoglossus. तो आज हमने पढ़ा है balanoglossus का digestive system and balanoglossus का respiratory system. टू बी कंटिन्यूड अपन इसकी बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम की। आप अच्छे से पॉइंट्स बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। कोई भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बट अभी अपन ने स्टार्ट कर लिए है जब ये यूनिट, तो कॉर्डेट का जो नोट्स है वो आपकी कॉपी में बन लेने चाहिए अभी तक। कि क्लासिफिकेशन बना दीजिए, कॉर्डेट्स के मेन कैरेक्टर्स लिख दीजिए, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो लिख दीजिए। फिर हमने आज स्टार्ट कर लिया है फर्स्ट अपना एनिमल बैलेनोग्लॉसिस, जिसके हमने प्रोटोकॉर्ड्स की बात करी, डिफरेंसेस की बात करी। जो सारे पॉइंट्स हैं वो आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। थैंक यू।